चलिए, तो आज का हम ट्राइडेंट स्टार्ट कर रहे हैं। दो छोटे छोटे टॉपिक्स हमारे पास में हैं। एक वाकई बहुत छोटा है और दूसरा थोड़ा सा लॉज के बारे में पढ़ेंगे, पेटेंट लॉज इन इंडिया। ठीक है। सबसे पहले ये इशू हुआ या क्यों था? जॉनसन एंड जॉनसन ने एक्सटेंशन मांगा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि हमारे पेटेंट लॉज जो हैं उसको आप ध्यान में रखते हुए हमारे जो पेटेंट है, टीबी की जो ड्रग है हमारी एंटी टीबी ड्रग जिसे हम बेडा क्वेलाइन बोलते हैं, इसको रिन्यू कर दो हमारे पेटेंट को। तो वो ऑफर जो है या एक्सटेंशन जो है उसको हमने एक बार के लिए रिजेक्ट किया क्योंकि वो एक्सपायर होने वाला था। नाउ व्हाट इज पेटेंट? पेटेंट बेसिकली एक्सक्लूसिव राइट होता है किसी भी ऐसी एंटिटी के लिए जो आपको एम्पावर करता है कि सिर्फ आप ही उस चीज को यूज कर सकते हो या आप ही उस चीज के लिए एलिजिबल हो। आपके अलावा उसको ना कोई मैन्युफैक्चर कर सकता है, ना उस किसी भी डिजाइन को, लोगो को या किसी भी ऐसी चीज को। तो एक्सक्लूसिव राइट का नाम क्या है? पेटेंट। सिंपल एज दैट। नाउ सरकार इसको कंट्रोल करेगी पेटेंट्स को, क्योंकि एक्सप्लॉइट होने के पूरी प्रोबेबिलिटीज रहती हैं, क्योंकि आप अपने पेटेंट्स को यूज करते हुए चीजों को ओवर प्राइस कर देते हैं और फिर जनरल वेलफेयर में वो चीजें जो होती है जब यूज आनी होती है तो उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा देना होता है। नो कुछ टेक्निकल डिटेल्स के बारे में जैसे देखते हैं हम यहाँ पे। हम देखते हैं दो तीन टर्म्स हैं जिसको आपको डिफरेंशिएट करना जरूरी है। एक कॉपीराइट, एक पेटेंट और दूसरा ट्रेडमार्क। ये टेबल आपको इसलिए दी गई है कि आप चीजों को एक बार में समरी में समझ लें। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि इस लेक्चर के बाद में आपके पास में जो डॉक्यूमेंट्स फ्रीली अवेलेबल रहते हैं वहां डॉक्यूमेंट्स को जाके रिट्रीव करें और वहां से ये तीन कंपैरिजन टेबल्स में देखें कि ये चीज क्या क्या है। मैं इसको भी लेक्चर में आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको ये ब्रीफिंग्स ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी जब आप नीचे चीजों को पढ़ लेंगे, लेकिन ये आपको एक बार खुद देखना है। अब बात करते हैं अ, हमारे पास जो पेटेंट एक्ट है, पेटेंट एक्ट 1970, जस्टिस एंड कमेटी की रिपोर्ट पे जिसको हेड किया था राजा गोपाला अयंगर ने। ठीक है। एक बार 2005 में इस एक्ट को अमेंड किया गया है ट्रिप्स एग्रीमेंट से कंप्लाई करने के लिए। ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अरे ट्रिप्स का नाम नहीं सुना? GATT, ट्रिप्स, इनका नाम नहीं सुना? तो ट्रिप्स के साथ में हमारा जो एग्रीमेंट हमने फाइनली एग्री किया उसको कंप्लाई करने के लिए हमने 2005 में क्या किया, इसको अमेंड किया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो हमारे पास में एग्रीमेंट था। नाउ पेटेंट होने के लिए आपके पास में चार क्राइटेरियाज इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज नोवेलिटी, सेकंड इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, तीसरा इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए क्योंकि वो प्रोडक्ट की फॉर्म में या सर्विसेज की फॉर्म में कन्वर्ट हो पाए, और दूसरा नॉन एक्सक्लूजनरी नेचर। ठीक है, किसी एक सेक्शन के लिए वो डिजाइन नहीं हो कि आप ही खरीद सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। आपके पास में अफोर्डेबिलिटी है तो आप पैसा दीजिए और पेटेंटेड प्रोडक्ट्स को खरीदिए। जनरली इस वक्त पेटेंट जो है वो 20 साल के लिए मिलता है। अब आप देखिए यहां पे आपको ये सारी चीज समरी में दी हुई, इसीलिए मैंने बोला नीचे वाली चीजों को पढ़ने के बाद में इस टेबल को रेफर करना है। तो 20 साल टोटल आपको एक पेटेंट मिलेगा। कब से? जब आपने पेटेंट के लिए फाइलिंग करी है, फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। और एनुअल रिन्यूअल फीस आपको ऑफ कोर्स देनी होती है। किसी भी लाइसेंस को आपको ग्रांट किया जाता है तो एनुअल रिन्यूअल फी आपको देनी होती है। नाउ पेटेंट एक टेरिटोरियल स्पेसिफिक चीज है। अगर इंडिया की गवर्नमेंट ने आपको पेटेंट इशू किया है तो सिर्फ वो इंडियन स्पेसिफिक ही एप्लीकेबल होगा। फॉरेन कंट्रीज के लिए आपको या दूसरी कंट्रीज में उसको अलग से आपको वहां पे पेटेंट फेच करना होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि पेटेंटी के पास में किस चीज का एक्सक्लूसिव राइट होता है, जिसे हम बोलते हैं पेटेंट क्या है। तो पेटेंटी के पास में एक्सक्लूसिव राइट्स क्या है? पहली चीज, दूसरों को वो प्रिवेंट कर सकता है किस चीज के लिए? ना आप उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, ना यूज करेंगे, ना सेल करेंगे, ना इंपोर्ट करेंगे,
और ना ही ऑफर फॉर सेल पे देंगे आप विदाउट माय कंसेंट, अगर मेरे पास में पेटेंट है तो। दूसरा, कुछ ऑब्लिगेशंस भी होते हैं। किस तरह के ऑब्लिगेशंस होते हैं कि मुझे पब्लिकली में डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि ये पेटेंट मेरे पास में है, नहीं तो मुझे कैसे पता होगा कि मैं तो यूज कर लिया और मुझे कैसे पता कि पेटेंट आपके पास में है। दूसरा, वर्किंग द इन्वेंशंस इन इंडिया। अगर इंडिया में अगर आप चाहते हैं पेटेंट मिले आपको, तो आपकी जितने भी इन्वेंशंस हैं आपको यहां पे आके वर्कआउट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, सबमिटिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फॉरेन एप्लीकेशन एंड ग्रांट्स। अगर मैंने कहीं और से पैसा लिया है किस चीज के लिए, रिसर्च के लिए, कई बार होता है फॉरेन फंडिंग जो होती हैं वो किसी एक कंपनी को स्पॉन्सर कर देती हैं कि आप रिसर्च कीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी कंपनी को बोला कि आप एक्स वाई जेड चीज पे रिसर्च कीजिए। अब हो सकता है कि वो मेरे कंट्री के फेवर में नहीं हो, लेकिन फॉरेन कंट्री मेरी जो एनिमी है वो हो सकता है उसको फंड कर रही हो। वो डायरेक्टली इंटरवीन नहीं कर सकते, पर किसी एमएनसी के थ्रू या किसी कंपनी के थ्रू इंटरवेंशन कर रहे हैं मेरी डोमेस्टिक अफेयर्स के अंदर में। तो फॉरेन एप्लीकेशंस अगर आप कहीं लगा रहे हैं या फिर आपको फॉरेन ग्रांट्स मिल रहे हैं, तब भी आपको ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट को। नाउ, हम कभी भी पेटेंट को ऑफ कोर्स अपोज कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं, इनवैलिडेट कर सकते हैं। कब? जब वो 4 ग्राउंड्स पूरे नहीं हो जो हमने बोला इंपॉर्टेंट है, पहली चीज। उसके अलावा नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सिंपल सी चीज, द 4 ग्राउंड्स दैट वी अबव रेड एंड द ऑब्लिगेशंस अपॉन द पेटेंटी। अगर वो ऑब्लिगेशंस पूरे नहीं करता तो हम उसको रिवोक कर सकते हैं। अगर पेटेंट लॉज को इन्फ्रिंज किया जाता है या फिर हम जानबूझ के किसी का पेटेंट यूज करते हैं, तो सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हमारे अगेंस्ट में प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, ठीक है। अब उसमें बहुत सारे पनिशमेंट्स हैं। सिविल में आपको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है, क्रिमिनल में आपको हो सकता है जेल जाना पड़े। तो जो भी इन्फ्रिंजर होगा, जो फ्रिंज करेगा पेटेंट राइट्स को, जिसको ग्रांट किया गया है पेटेंट राइट्स, उसके राइट्स को अगर इन्फ्रिंज करता है तो सिविल या क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन आपके अगेंस्ट में हो सकती है। दैट्स वेरी सिंपल। नाउ, इंपॉर्टेंट बात है कंपलसरी लाइसेंसिंग की। कंपलसरी लाइसेंसिंग का प्रोविजन डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स एग्रीमेंट में दिया गया है, और वो क्या है कि नेशनल इंटरेस्ट में या नेशनल इमरजेंसीज के टाइम पे, या कहीं हम पाते हैं कि कोई एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हो रही है, एक्सट्रीम इमरजेंसी अर्जेंसीज के टाइम पे, सरकार को, जिसने पेटेंट लॉज रेगुलेट किए हैं और पेटेंट राइट्स दिए हैं पेटेंटी को, उसके पास में एक्सक्लूसिव राइट है उस सरकार को कि बिना पेटेंटी के कंसेंट के, मतलब जिसके पास में पेटेंट है उसके बिना कंसेंट के, दे कैन ग्रांट परमिशन टू एंटिटीज, अदर एंटिटीज, not the patentee one, to use, manufacture, import or sell any kind of patented interventions or inventions or goods। अब मान लीजिए किसी ने कोरोना की वैक्सीन पे अगर पेटेंट ले लिया होता, तो ऐसे केस में नेशनल इमरजेंसी है, तो वहां पे कंपलसरी लाइसेंसिंग के प्रोविजन के अंडर में सरकार दूसरी एंटिटीज को भी इंपावर कर सकती है कि आप इस फॉर्मूले को, इस पर्टिकुलर सब्सटेंस को प्रोड्यूस करो और सेल करो, क्योंकि अब नेशनल इमरजेंसी है। यहां पे इस चीज को इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। ये हक किसके पास है? पर सिर्फ गवर्नमेंट के पास में, एंड इट इज dealt with in Patents Act, and it is empowered and approved by the WTO TRIPS agreement as well। ठीक है, याद रहेगा। एक और चीज है जिसे हम बोलते हैं बोलर प्रोविजन। ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर लगता है, ठीक है। नाउ, व्हाट डज नॉट अमाउंट टू इन्फ्रिंजमेंट? 107 सेक्शन ऑफ द पेटेंट एक्ट, जो कि बोलर प्रोविजंस के बारे में बात करता है। अब बोलर प्रोविजन क्या है? बोलर प्रोविजन है कि
किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरर को हम रिसर्च करने के लिए ऑन द पेटेंटेड प्रोडक्ट्स, हम बोल सकते हैं कि आप उस पर रिसर्च कीजिए ताकि वो मार्केट में लाया जा सके फॉर द जनरल वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। ठीक है, पर ये सिर्फ कब हो सकता है, जब रिसर्च की बात की जा रही है। ये रिसर्च सिर्फ कब हो सकती है, जब आपके पेटेंटेड प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी खत्म हो जाती है, उसके बाद में आप इस रिसर्च को कर सकते हैं और फिर जनरल वेलफेयर में आप मासेस के अंदर उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज पोलर प्रोविजन एंड दिस अप्लाइज ओनली टू, याद रहेगा, ये भी इंफ्रिंजमेंट की कैटेगरी में नहीं आता है। पेटेंट एवरग्रीनिंग क्या होती है? जो जॉनसन एंड जॉनसन कोशिश कर रहा था उसे पेटेंट एवरग्रीनिंग कहते हैं। इनसिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स करके, या फिर आप कीजिए कहिए कि हमने बहुत ट्रिवियल अमेंडमेंट्स किए, चेंजेस किए, मॉडिफिकेशंस किए, और हम चाह रहे हैं 20 साल के बाद में हमारे पेटेंट लॉज फिर से एक्सटेंड हो जाए। पेटेंट लॉज हमको ग्रांट कर दे कि भी हमारा पेटेंट राइट्स 20 साल और एक्सटेंड कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं जहां पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन को मात्र चेंज करके, फॉर्म चेंज करके, लिक्विड से सॉलिड बना के उसमें अपने पेटेंट राइट्स को इन्वोक करना चाहती है। नाउ हियर दिस इज कॉल्ड एज पेटेंट एवरग्रीनिंग। तो आपके पास पैसा आता रहेगा और लोगों की जेब से पैसा जाता रहेगा। नाउ व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? ट्रिप्स का नाम अभी सुना ऊपर आपने, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, किसके अंडर में? डब्ल्यूटीओ के अंडर में। ऐसा कुछ भी जो कि इट्स अ क्रिएशन ऑफ माइंड, याद रखना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहां से आएगी? ऐसा कोई भी इन्वेंशन, कोई भी लिटरली या आर्टिस्टिक वर्क, आपका गाना भी आप आईपीआर राइट्स में प्रोटेक्ट कर सकते हो। लिखा रहता है टी सीरीज का प्रोटेक्शन, ठीक है, वो क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अगर किसी पुराने फिल्म के गाने को नए फिल्म में गाना गाना है, उसको यूज करना है, तो आपको ओरिजिनल सॉन्ग राइटर से, जिसने गाया है उससे, और जिसके पास में इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। जब वो उसको डाइल्यूट करता है या आपको अप्रूव कर देता है कि हाँ ठीक है आप यूज कीजिए, मुझे दिक्कत नहीं है, तब जाके आप उसको यूज कर सकते हैं। तो जो नए गाने आप सुन रहे हैं पुराने लिरिक्स में, नई धुन के साथ सुन रहे हैं, वो बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का ही एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ऐसा कोई भी डिजाइन, सिंबल्स, नेम्स, इमेजेस यूज्ड इन कॉमर्स, याद रहेगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इट इज अ क्रिएशन ऑफ माइंड एंड इट इज अ लीगल प्रोटेक्शन गारंटेड अपॉन यू। ऑफ कोर्स दो चीजों में हम डिवाइड करके देख सकते हैं आईपीआर को, दो एरियाज में। पहला कॉपी राइट्स एंड राइट रिलेटेड टू द कॉपीराइट्स, और दूसरा इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी पे। नाउ कॉपीराइट्स क्या है और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी क्या है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और हो सकता है कि ये जॉनसन एंड जॉनसन का जो केस इतना छाया था अखबारों में, जॉनसन एंड जॉनसन कोई नहीं पूछेगा, पर पेटेंट लॉज इन इंडिया में से आपको कुछ ना कुछ पूछ लिया जाएगा। और हो सकता है बेसिक टर्म्स पूछ ली जाए कि कॉपीराइट क्या है, आईपीआर क्या है, पेटेंट क्या है। ठीक है, सो कॉपीराइट्स क्या करता है? कॉपीराइट्स किसके और किस चीज को प्रोटेक्ट करता है? राइट्स ऑफ द ऑथर ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ आफ्टर द डेथ ऑफ ऑथर। मैंने किसी नाम से बुक लिख दी, वो बुक मेरे ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज से मैंने कलेक्ट करके महीने मेहनत से वो बुक लिखी, नाउ दैट बिकम्स अ कॉपीराइट ऑफ मी। अगर मैं उसमें क्रिएशन ऑफ माइंड दिखा रहा हूं, मेरी कोई क्रिएटिविटी है। नाउ इफ आई हैव द आईपीआर राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो मेरी, तो जब तक मैं जिंदा हूं, उस बुक में से कोई भी चीज अगर कोई कोट करेगा तो आगे लिखेगा सोर्स फ्रॉम एक्स वाई जेड।
उसको मुझे क्रेडिट देना होता है। इसीलिए आप देखोगे आपकी जितनी भी अच्छी बुक्स लिखी गई हैं, कहीं से अगर कोई टेक्स्ट कॉपी किया जाता है तो वहां पे नीचे एक लाइन होती है, लाइन में यहाँ पे लिखा आता है सोर्स फ्रॉम वन, कोई वर्ड है, लाइन है, उसके आगे छोटा सा से वन लगा होगा, और फिर आप नीचे देखोगे तो उसमें लिखेगा कि ये हमने डीडी बासु से लिया, ये हमने यहां से लिया, वो हमने वहां से लिया। ये सब क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। कब तक? मरने की भी 50 साल बाद तक। अब इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है? पेटेंट्स। अब आप देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक बहुत बड़ा सर्कल है। ये है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में अलग 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 सब इसके हिस्से हैं। कुछ क्या हम पेटेंट्स बोलते हैं, जीआई टैग्स जो आप डेली न्यूज में पढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियल या ट्रेड सीक्रेट्स, किसी चीज को बनाने का तरीका, ये एक सीक्रेट है। अब वही वाली बात, मैगी अगर आप चाहें तो बाजार में कहीं भी खा लें, सेम टेस्ट आएगा। उसके पीछे का सीक्रेट है उसका वो मसाला, उसका इंग्रेडिएंट्स जो है वो प्रोटेक्टेड है, उसका कॉम्पोजिशन जो है वो प्रोटेक्टेड है। अब उसके बराबरी की टक्कर करने वाले हो सकता है कितनी और आ जाए, लेकिन स्वाद जो मैगी का आ रहा है वो आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगा। ये होते हैं कुछ ट्रेड्स या इंडस्ट्रियल सीक्रेट्स की, इंग्रेडिएंट्स में भी आप अपना आईपीआर प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो चाहे वो पेटेंट हो, जोग्राफिकल इंडिकेटर्स हो, या कोई इंडस्ट्रियल डिजाइन हो, किसी भी चीज की स्पेसिफिक डिजाइन, फॉर एग्जांपल एमआरएफ में टायर्स एक स्पेसिफिक डिजाइन है, उसके ऊपर उन्होंने अगर आईपीआर ले रखा है, तो वैसा कुछ आप पब्लिकली, जरूरी नहीं कि आप बताओ कि हमने कैसे बनाया, कौन सा मटेरियल था, क्या डिजाइन थी इसके पीछे, राइट? सो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में ये सारी कैटेगरीज आती हैं। और कॉपीराइट्स क्या होते हैं? कॉपीराइट सिर्फ किसके लिए होते हैं? आर्टिस्टिक वर्क्स या लिटरेरी वर्क्स के लिए। बात समझ आई? एनी इश्यूज है? अब तीन टर्म है यहाँ पे, पेटेंट, ट्रेडमार्क और इंडस्ट्रियल डिजाइन्स। जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग तो आपको पता है कि किसी भी ज्योग्राफी से या किसी भी प्लेस से एसोसिएटेड कोई बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो वहां से ओरिजिनेट हो रहा है। फॉर एग्जांपल जयपुर की ब्लू पॉटरी, ठीक है, कन्नौज के परफ्यूम्स, इनको जीआई टैग मिला है। चंबा के रुमाल्स को, कुछ खाने पीने के प्रोडक्ट से लेके या कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी है तो उसको जीआई टैग दिया जाता है, ये स्पेसिफाई करने के लिए कि ये यहाँ का फेमस है। ठीक है। ट्रेड सीक्रेट्स क्या है? कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन जो कॉम्पिटिटिव एज दे रही है मुझे। अब जैसे मैगी का मसाले का कॉम्पोजिशन एक बहुत बड़ा ट्रेड सीक्रेट है। इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या है? ऐसा कुछ भी एस्थेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट और पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट, किसी भी चीज की डिजाइन स्पेसिफिक पे भी, चाहे वो हो सकता है कि इस पेन की शेप ही क्यों नहीं हो, लेकिन मैंने अगर उसमें अपनी क्रिएटिविटी लगाई है कि इस पेन को हाथ में पकड़ने पे मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये पेन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पतला भी है और लाइट वेटेड भी है, और कंपैटिबिलिटी बड़ी अच्छी है इसकी, लेकिन इस पे मैंने बहुत रिसर्च की, दिमाग लगाया, क्रिएटिविटी थी मेरे ब्रेन की, वहां पे मुझे इंडस्ट्रियल डिजाइन पे भी प्रोटेक्शंस मिल जाएंगे। पेटेंट्स के बारे में हमने पढ़ लिया। ट्रेडमार्क्स क्या होता है? ऐसे कुछ भी गुड्स और सर्विसेज जो हम मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं, अंडरटेकिंग फ्रॉम दोज एंड अदर वंस, जिसमें कि हम कहते हैं इट कैन लास्ट indefinitely एज लॉन्ग एज दे रिमेन डिस्टिंक्टिव। एक ट्रेडमार्क है मेरा, ठीक है, मेरा काम करने का एक तरीका है। मेरा कोई भी डिजाइन जो है या मेरा कोई भी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर मैं एक डिस्टिंक्टिव डालना चाहता हूं, तो वो मेरा ट्रेड मार्क है। काम करने का एक तरीका है, वहां पे मैं हो सकता है ट्रेडमार्क में मैं लोगो भी इंक्लूड करूं। अब लोगो मेरा कोई यूज नहीं कर सकता, ये भी आईपीआर एक्ट्स के अंडर में प्रोटेक्टेड है, पेटेंट्स में एक्ट्स के अंदर में प्रोटेक्टेड होता है। जब आप कोई भी बिजनेस खोलते हैं तो आपको पहले वो बोलता है कि आपने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया, आपने अपने लोगोस के लिए अप्लाई किया, अदरवाइज आपका लोगो कोई भी कहीं भी यूज कर लेगा और आप उस पर्टिकुलर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। गेटिंग इट? नाउ पेटेंट ये हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गया, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एंड ट्रेड सीक्रेट्स।
ये था हमारा कुछ इंफॉर्मेशन जो हमने आईपीआर के पार्ट में पढ़ा. नेक्स्ट इज द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001. ये क्यों आना जरूरी था? क्योंकि फार्मर्स का जो बेसिकली क्या है कि उनको नेचर के साथ में एक अलग कंपैटिबिलिटी है उनकी. नेचर के साथ में उनको चीजों को यूज करना पता है. जो ट्राइबल्स के पास में मेडिसिन है या जो रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वो यूज करना जानते हैं, वैसा कुछ हम यूज नहीं कर सकते. लेकिन हम उनकी नॉलेज को बोरो कर लेते हैं और यहाँ पे कमर्शियल प्राइसेस में बेचने लग जाते हैं. ये तो एक किस्सा है, लेकिन उनको कभी भी उसका हिस्सा नहीं मिलता. हमने अगर 10,000 करोड़ का मुनाफा कमाया और उसका बेस प्रोडक्ट जो है वो हम फॉरेस्ट से ले रहे हैं, और उस फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को भी कैसे यूज करना है. मान लीजिए टीबी की कोई मेडिसिन है, अब वो जहां से उन्होंने ली है उस प्लांट की वैरायटी का, उसको कैसे यूज किया जाता है, ये नॉलेज उस इंडिजिनस ट्राइब के पास थी. हमने वहां से ले ली, पर उसको उसका शेयर नहीं दिया जब हमने 10,000 करोड़ कमाए. ठीक है, तो इसी के लिए ये आता है कि हम एक लेजिस्लेशन ने पास करा जिसे हम बोलते हैं पीपीवी एफ आर एक्ट 2001. सिंपली आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट क्या करता है, इट ग्रांट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स टू प्लांट ब्रीडर्स, researchers, farmers who have developed any new or a different distinct plant variety. अब मैंने कोई बीटी ब्रिंजल बना दिया, मैंने कोई कॉटन का बना दिया, आज स्कारसिटी फॉर एग्जांपल लेट्स से पल्सेस, है ना, मेज, ज्वार, बाजरा, ऐसा कुछ मैंने बना दिया जो सॉइल के नॉन स्पेसिफिक भी कहीं उग रहा है. बाजरा मान लो नॉर्थ ईस्ट में उगने लग जाता है. ठीक है, तो ऐसी चीजों को अगर कुछ हो रहा है तो उसके पीछे का रीजन क्या है कि हमने वहां पे कुछ इंटरवेंशंस किए, कुछ इनोवेशंस लाए, कुछ क्रिएटिविटी शो करी. तो पीवीआर एक्ट का एम क्या है कि जो हमारी इंडिजिनियस नॉलेज इनोवेशन है, ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है जो इंडियन एग्रीकल्चर स्पेसिफिक हो रहा है, उसको हमको प्रोटेक्ट करना है. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव टू कीप दिस इन माइंड दैट आर बायोडाइवर्सिटी एंड आर ट्रेडिशनल knowledge is not misappropriated and बायोपायरेसी नहीं होनी चाहिए. जो अभी मैंने आपको कहानी बताई कि इंडस्ट्रीज आती हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज चुराती हैं ट्राइबल्स की, उससे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाती हैं और बेचती हैं, और उसका क्रेडिट नहीं देती हैं, उसे बोलते हैं बायो पायरेसी. और उसके साथ में एक टर्म जुड़ी हुई एनवायरनमेंट में, बायो प्रोस्पेक्टिंग. आप एनवायरनमेंट में बेसिक्स में पढ़ते हैं तो बायो पायरेसी पढ़ते हैं, बायो प्रोस्पेक्टिंग पढ़ते हैं. तो ये सब कुछ उसी का हिस्सा था. ठीक है, नेक्स्ट, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी, एक प्लेसेस इन न्यूज में हम छोटा सा देखते हैं, साउथ चाइना सी. साउथ चाइना सी में आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैप की तरफ गौर करना होगा. ये देखिए, ये रहा चाइना, कुछ यहाँ पे है हमारे पार्सल आइलैंड्स, ये हमारी वियतनाम. नीचे और चलेंगे तो इस साइड देखिए आप, ये फिलीपींस, ताइवान. यहाँ आ जाते हैं हमारे पास में इंडोनेशिया, मलेशिया, ये साउथ ईस्ट एशिया जो नीचे जा रहा है. ये इंडोनेशिया की टेरिटरी फिर से कंटिन्यूशन में आती है. यहाँ पे ब्रूनी देखते हैं हम. ठीक है, अब ये जो पूरा आप 9 डैश लाइन बोलते हैं इसको, ये 9 डैश लाइन क्यों? क्योंकि चाइना बोलता है कि यहां से लेके यहां तक का जो पूरा साउथ चाइना है, साउथ चाइना सी है, वो है मेरी. तो इसने 9 डैश क्रिएट किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब आप देखो ये कहां से कहां तक ले गया है. तो चाइना क्या है, एक अलग लेवल पे एक्सपेंशन कर रहा है. कुछ टाइम बाद अगर चाइनीज प्रीमियर की माने तो हो सकता है कि वो यूएसए का नाम भी चाइना रख दे, पूरी ग्लोब में कम्युनिस्ट पार्टी ही रूल करे उनकी, और सारी जितनी भी प्रजातियां हैं उनकी आंख हो जाए छोटी छोटी, क्योंकि ये है चाइनीज 9 डैश लाइन.
कहां तक आ रही है देख रहे हो? मुझे लगता नहीं है कि मलेशिया के पास में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी बचा हुआ होगा 200 माइल्स तक का। अब आपको इसमें देखने की बात क्या है, पहली चीज, ये जो टोटल मिला के आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्सल आइलैंड्स देखिए आप, ये पूरी टेरिटरी में, और डिस्प्यूट्स किस किस के बीच में है, उन कंट्रीज के नाम जो साउथ चाइना सी में ओपन हो रही है। आपको हमेशा मैप देख के ही पता चलेगा कि ये चीज कहां तक जाएगी। यहाँ पे एक अगर आपको नाम पूछ ले आइलैंड का कि ये आइलैंड न्यूज में रहा, ये कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए नेट्यूना आइलैंड्स इज इन समवेयर इन साउथ चाइना सी। आपको पार्सल आइलैंड्स के बारे में पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए वो कहाँ पे है, साउथ चाइना सी। सो दिस इज द डिस्प्यूट बिटवीन कौन कौन जी, चाइना, ताइवान, मलेशिया, ब्रूनी, फिलीपींस, वियतनाम, जो कि सब कहते हैं अपनी अपनी साउथ चाइना सी में जितनी भी अलग अलग आइलैंड्स मिलते हैं सब अपनी अपनी सोवरेनिटी दिखाना चाहते हैं। ये हैं वो स्कैटर्ड रीफ्स, ठीक है, जहां पे भी आप जाके एक्सप्लोर करना चाहते हो। रीजन बड़ा सिंपल है, रीजन है वहां पे रिसोर्सेज, रीजन है कि जिसके हाथ में या जिसके जैसे इंडियन ओशियन के लिए बोलते हैं कि इंडियन ओशियन पे जिसने रूल किया उसने इंडिया पे भी रूल किया। सिमिलरली साउथ चाइना सी पे जो रूल करेगा वो इन कंट्रीज पे भी रूल कर लेगा। तो साउथ चाइना सी के लिए चाइना की अप्रोच भी यही है कि मिनरल और रिसोर्सेज के साथ साथ ज्योग्राफिकल सुप्रीमिटी मुझे मिलेगी, एक्सटेंशन और जियोपॉलिटिकल सुप्रीमेसी भी। जियोपॉलिटिकली भी मैं इन सब कंट्रीज को, ये छोटी छोटी कंट्रीज हैं, इनको कुछ लेना देना है नहीं, श्रीलंका को पैसा दे दो, थोड़ा मालदीव्स को दे दो, थोड़ा एक दो पोर्ट पाकिस्तान में बनवा दो, ऊपर भूटान से मिलाओ, ऐसे करके वो इंडिया को क्या कर रहा है, सरकमवेंट कर रहा है, चीजों को आसपास से हमको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो यही पॉलिसी उसने साउथ चाइना सी में अपनाने की कोशिश की गई है, ठीक है। इसका जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपको मैंने रीजंस वगैरह सब कुछ मेंशन किए हुए हैं, पर इसमें प्लेसेस इन न्यूज के कारण ये मैप आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है ना, इसको जरूर देखिएगा। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।